नमस्कार दोस्तों, जीसीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं ओपी जाट आपके सामने लेकर आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक। अपने पिछली कक्षा में विषाणुओं के सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया, फिर उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम इस क्लास में टॉपिक लेते हैं जीवाणु भोजी। कौन सा टॉपिक आज का नया टॉपिक है? आज जीवाणु भोजी दोस्तों। टॉपिक का नाम है जीवाणु भोजी। हाँ दोस्तों, जीवाणु भोजी विषाणु, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? बैक्टीरियोफेज। किस पे होता है ये जीवाणु भोजी? जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। जीवाणुओं में किस रूप में उपस्थित होता है? परजीवी के रूप में। इसकी सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसकी सर्वप्रथम खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी, एक है ट्वार्ट और एक है डी हेरेल। ट्वार्ट 1915 में की और कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। तथा डी हेरेल 1917 ये कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी कैसे होते हैं दोस्तों? अविकल्पी परजीवी होते हैं। अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा प्रकृति में सभी आवासों में पाए जाते हैं। यानी प्रकृति में कौन से आवासों में पाए जाएंगे? सभी आवासों में। और किस प्रकार के आवासों में? जिस आवास में जीवाणु पाए जाएंगे वहां कौन से पाए जाएंगे? जीवाणु भोजी भी पाए जाएंगे। जैसे है जंतु व मनुष्य की आंतों में, जंतु व मनुष्य की आंतों में, मटर कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। और जीवाणु ग्रंथियों में, दूध में, सब्जियों में, फलों में, मल में, खाद, गंदे जल व मृदा एवं समुद्र में पाए जाने वाले पानी और समुद्री पानी के अंदर जीवाणु भोजी पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है विभोजियों के प्रकार। विभोजियों के प्रकार यानी विभोजी कितने प्रकार के होते हैं? किस आधार पर विभोजियों को बांटा गया है? परपोषी के आधार पर। यानी परपोषी कौन है? जैसे जीवाणु है तो उसे क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी। एक्टिनोमाइसीटीज है तो उसे एक्टिनोफोज कहेंगे। हाँ दोस्तों, बात करें विभोजियों के प्रकार। विभोजी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट है जीवाणु भोजी। किसके ऊपर निर्भर करते हैं? जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं दोस्तों? जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनोफोज। एक्टिनोफोज में एक्टिनोमाइसीटीज में किसके रूप में रहेंगे? वही परजीवी के रूप में रहते हैं। फिर है जाइमोफोज। ये इष्ट पर परजीवी के रूप में रहते हैं। इष्ट के में परजीवी के रूप में रहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उन्हें? जाइमोफोज। फिर है साइनोफोज। नील हरित जीवाणुओं पर परजीवी के रूप में रहने वाले विभोजियों को क्या कहेंगे दोस्तों? साइनोफोज। नेक्स्ट है जीवाणु इस्चीरिया कोली को संक्रमित करने वाले जीवाणुओं को मैक्स डेलब्रेक, ये वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, मैक्स डेलब्रेक ने टी प्रकार नाम दिया। क्या नाम दिया? टी प्रकार नाम दिया। और इन्होंने टी प्रकार को T1, T2, T3 ऐसे 100 तक T100 तक इन्हें क्या किया? नामकरण कर दिया। किसका? जीवाणु इस्चीरिया कोलाई को संक्रमित करने वाला जो जीवाणु भोजी है उसे। नेक्स्ट है आंद्रे लोक। आंद्रे लोक ने लयनकारी विभोजियों का पता लगाया तथा लेमड़ा फोज नाम दिया। लेमड़ा फोज। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि लेमड़ा फोज विभोजी या जीवाणु भोजी को किसने खोजा? तो आंद्रे लोक ने। जो कैसा होता है? लयनकारी, यानी किसी जीवाणु के अंदर प्रविष्ट होने के बाद उसके गुणसूत्र का यूज अपने लिए प्रोटीन संश्लेषण और अपने न्यूक्लिक आनुवांशिक न्यूक्लिक पदार्थ के
बनाने में करता है तो उसे क्या कहेंगे, लेमड़ा फौज इन्होंने नाम दिया। और वो कैसा होगा, लयनकारी होगा, यानी जीवाणु के अंदर जाकर के उसके आनुवांशिक पदार्थ का खुद के आनुवांशिक पदार्थ बनाने में, प्रतिकृतिकरण करने में उपयोग कर लेगा और जीवाणु को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट है जीवाणु भोजियों की आकारिकी एवं रासायनिक संगठन। जीवाणु भोजी की आकारिकी कैसी होती है और उसका रासायनिक संगठन देखेंगे दोस्तों। हाँ, इसमें साधारणतः है ये टेडपोल के आकार के। टेडपोल कैसा होता है, टेडपोल यानी मेंढक का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, लार्वावस्था को। टेडपोल के आकार का, शुक्राणुओं के आकार का, शुक्राणु ऐसे होते हैं दोस्तों। टेडपोल ऐसा होता है, टेडपोल शुक्राणु जैसे एक सिर एवं एक पूंछ युक्त होते हैं, यानी इनमें एक सिर होगा और एक पूंछ होगी। सिर कैसा होगा, गोल या षटकोणीय होते हैं, गोल या षटकोणीय। जैसे दोस्तों षटकोणीय ऐसे, या गोलाकार, लगभग गोलाकार सा ऐसे। ये क्या हो गई संरचना, षटकोणीय संरचना हो गई। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों, आकारिकी की दृष्टि से ये 3 प्रकार के होते हैं। आकारिकी दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं जीवाणु भोजी, 3 प्रकार के। फर्स्ट है अबु बहुफलीय, दूसरा है बहुफलीय और तीसरा है तंतुनुमा। बहुफलीय में है पूंछ व सिर क्या होते हैं दोस्तों, अनुपस्थित होते हैं। बहुफलीय में क्या होते हैं, पूंछ और सिर क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं। बहुफलीय में यानी पूंछ व सिर युक्त होगा, यानी पूंछ व सिर स्पष्ट रूप से पाया जाएगा। और तंतुनुमा, सिर की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज्यादा, यानी सिर की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से ज्यादा होगी। वह पूंछ सिर की लंबाई की कितनी होगी, 4 गुना होगी, यानी तंतुनुमा होगी। उन्हें क्या कहेंगे, तंतुनुमा जीवाणु भोजी। नेक्स्ट है हाँ ब्रॉडले वैज्ञानिक आए बाद में, और 1967 में इन्होंने बताया कि विभोजियों के आकारिकी प्रकार का वर्णन किया। और आकारिकी प्रकार का वर्णन करने के बाद इन्होंने बताया, फर्स्ट है ए टाइप, उदाहरण है टीसम। क्या है टीसम, आकारिकी गुण कैसा है इसका, कोणीय सिर, यानी सिर कैसा होगा, कोणीय। और संकुचनशील पूंछ, यानी संकुचन करने वाली पूंछ होगी। और डीएनए कैसा होगा इसका, द्विरज्जुकीय, डबल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट है बी प्रकार, T1 और TS। कोणीय सिर होगा, असंकुचनशील पूंछ, यानी पूंछ में कोई संकुचन की क्रिया नहीं होगी। डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सी टाइप है T3 और T7। कोणीय सिर होगा, छोटी असंकुचनशील पूंछ कैसी होगी, असंकुचनशील होगी, लेकिन कैसी होगी दोस्तों, छोटी होगी। डीएनए कैसा होगा, आनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक अम्ल जिसे कहेंगे, कैसा होगा, DS डीएनए के रूप में होगा। नेक्स्ट है साई इंटू 174, कोणीय विरियन, और पूंछ क्या होगी, अनुपस्थित होगी। कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट है F2R70FR, कोणीय विरियन, पूंछ अनुपस्थित, पूंछ क्या होगी, अनुपस्थित। और न्यूक्लिक अम्ल कैसा होगा, सिंगल RNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट है FDM13 और F1, नम्य तंतु। कैसा होगा, नम्य तंतु, यानी सॉफ्ट तंतुनुमा। और कैसा होगा डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों T4 विभोजी की परासंरचना, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ T4
बैक्टीरियोफेज, इसकी संरचना जटिल होती है। फर्स्ट क्या है इसकी संरचना दोस्तों, जटिल होती है। यह 200 से 280 मिली माइक्रोन लंबे होते हैं। 200 से 280 क्या होते हैं, मिली माइक्रोन लंबे होते हैं। फिर है यह प्रोटीन आवरण। प्रोटीन आवरण कैसा, कैप्सिड तथा न्यूक्लिक अम्ल क्रोड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्रोड से मिलकर बना होता है। और आवरण कैसा होगा, कैप्सिड का आवरण होगा। फिर है इसमें न्यूक्लिक अम्ल द्विरज्जुक डीएनए होता है, जो कैसा होता है, सिर में भरा हुआ होता है। सिर में क्या भरा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है इसमें डीएनए सार में साइटोसिन क्या होता है, डीएनए सार में साइटोसिन अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जगह पर क्या होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन। हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन यानी HMC, जिसे हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है सिर 2000 प्रोटीन उप इकाइयों बाजांशों से बना हुआ, 2000 उप इकाइयों और बाजांशों यानी छोटे छोटे अंशों से मिलकर बना हुआ होता है। पूंछ में क्या होता है, पूंछ प्रोटीन की बनी होती है और जिसमें एक खोखली क्रोड पाई जाती है। पूंछ कैसी होती है, प्रोटीन की बनी हुई और कैसी होती है, खोखली क्रोड पाई जाती है। दोस्तों ये आपके सामने D4 बैक्टीरिया फेज का स्ट्रक्चर है। ये 2D है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें डीएनए दिखाया गया है और प्रोटीन दिखाया। डीएनए किसमें होगा, सिर के अंदर, प्रोटीन किसमें, टेल में, पूंछ के अंदर। नेक्स्ट है इधर हेड। हेड में क्या हुआ, इधर डीएनए आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में, डीएनए के रूप में भरा हुआ है। और ये क्या है, कॉलर है यहाँ। और ये टेल, पूंछ किसकी बनी होगी, प्रोटीन की, इसकी प्रोटीन से निर्मित होगी। और लॉन्ग टेल थ्रेड्स और बेसल प्रोटीन ये प्लेट्स हैं। और ये जो डायग्राम है वो किसमें 3D है और ये 2D है। नेक्स्ट है दोस्तों जीवाणु बोजी का जीवन चक्र। नेक्स्ट पढ़ेंगे जीवाणु बोजी का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसमें होगा क्या, जीवाणु बोजी कैसे होते हैं, लयनकारी या उग्र विभोजी। संक्रमण के बाद जब यानी ये किसी जीवाणु को क्या करेंगे, संक्रमित करते हैं तो कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, उनकी कोशिकाओं तथा उसमें विभोजी के रूप में डीएनए की क्या करते हैं, पुनरावृत्ति के कारण नए विभोजी कण बनाते हैं। और जो परपोषी कोशिका के फट जाने पर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को लयनकारी चक्र, इस क्रिया को क्या कहेंगे, लयनकारी चक्र यानी लाइटिक साइकिल कहते हैं। दूसरे में विभोजी संयुक्त या अनुग्र प्रकार के होंगे और जीवाणु कोशिका को क्या करते हैं, नष्ट नहीं करते, परंतु क्या करते हैं, विभोजी के डीएनए का कुछ भाग जीवाणु के क्रोमोसोम से जुड़कर, किससे जुड़कर, विभोजी के कुछ डीएनए का भाग जीवाणु के क्रोमोसोम से जुड़ करके जीवाणु की कई संततियों की पुनरावृत्ति करता है, यानी कई संततियां बना लेता है और इसे लयजनकता कहते हैं। लयजनकता किसे कहते हैं दोस्तों, यानी जो अनुग्र प्रभेद होगा जीवाणु का, उसमें क्या होगा, जीवाणु कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों से कुछ भाग विभोजी का जुड़ करके क्या बना लेगा, जुड़ करके कई संततियां जीवाणु की पुनरावृत्ति करेगा और इसे ही क्या कहेंगे, लयजनकता कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है उग्र विभोजी का लयनकारी विभोजी चक्र। उग्र विभोजी का लयनकारी विभोजी चक्र, इसमें है अधिशोषण एवं जुड़ना। फर्स्ट है अधिशोषण एवं जुड़ना, ये यानी फर्स्ट इसमें सर्वप्रथम विभोजीकरण क्या करेगा, जीवाणु की विशिष्ट कोशिका की सतह पर, सतह पूंछ तंतुओं, कौन से तंतुओं, सतह पूंछ तंतुओं के द्वारा अधिशोषित होता है। सतह पूंछ तंतुओं के द्वारा अधिशोषित होता है। नेक्स्ट है विभोजी जीनोम का प्रपोषी कोशिका में प्रवेश।
विभोजी जीनोम का प्रपोषी कोशिका में प्रवेश। इसमें है विभोजी प्रपोषी कोशिका से जुड़ने के बाद, जब ये कोशिका से जुड़ेगा तो विभोजी के सिर का डीएनए जीवाणु की कोशिका भित्ति और कोशिका कला को भेदता हुआ कोशिका में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट है परपोषी कोशिका का विभोजी उत्पादक कोशिका में परिवर्धन। प्रारंभिक कार्य है इसका, यानी विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका पर नियंत्रण कर लेता है। विभोजी का डीएनए जीवाणु कोशिका पर क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है तथा विषाणु के एमआरएनए का संश्लेषण होने लगता है तथा एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का क्या करने लग जाता है, संश्लेषण होने लग जाता है एमआरएनए का। नेक्स्ट है विभोजी के न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन का निर्माण। विभोजी के जो न्यूक्लिक अम्ल है एवं प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, एमआरएनए का प्रोटीन में स्थानांतरण हो जाएगा। किसमें स्थानांतरण होगा, प्रोटीन में, यानी ये प्रोटीन का संश्लेषण करने लग जाए। जब एमआरएनए को क्या मिलेगी, सूचना, फिर जीवाणुओं की कोशिका में, कोशिका द्रव में होता है, यह घटना कहाँ होगी, जीवाणुओं की कोशिका द्रव में संपन्न होंगी। नेक्स्ट है नए विभोजी कणों का समायोजन। नए विभोजी कणों का समायोजन, इसमें न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन घटकों का विभोजी कण में समायोजन परिपक्वन कहलाता है। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन घटकों का विभोजी में समायोजन यानी उसमें जुड़ जाना क्या कहलाता है, परिपक्वन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हाँ, और यह परिपक्वन निम्न चरणों में क्या होगा, पूर्ण होता है। फर्स्ट है विभोजी की संरचनात्मक प्रोटीन इकट्ठे होकर, विभोजी की जो संरचनात्मक प्रोटीन है वह क्या होगी, इकट्ठी होकर सिर एवं पूंछ अलग अलग बनाते हैं। यानी विभोजी की जो संरचनात्मक प्रोटीन होगी वो सर्वप्रथम क्या करेगी, सिर अलग बनाएगी और पूंछ का निर्माण अलग करती है दोस्तों। फिर है बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अणुओं का संघनन होकर, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अणुओं का संघनन होकर पहले से बने सिर में प्रवेश कर जाता है। यानी पहले से निर्मित सिर में क्या प्रवेश कर जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अणुओं का संघनन होकर ये डीएनए सिर में प्रविष्ट हो जाता है तथा सिर से पूंछ जुड़ जाती है। सिर से क्या जुड़ जाती है दोस्तों, पूंछ जुड़ जाती है। और नेक्स्ट है पूंछ तंतु पूंछ प्लेट से जुड़ जाते हैं। पूंछ तंतु किससे, पूंछ प्लेट से जुड़ जाते हैं। ये आपके सामने बैक्टीरियोफेज का क्या है, लयनकारी बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। इसमें है आपके सामने जो वायरल क्रोमोसोम है, ये पहले जीवाणु की किससे जुड़े, कोशिकाओं से जुड़े। कोशिकाओं के अंदर एंटर ऑफ द वायरल क्रोमोसोम इनटू होस्ट सेल, यानी प्रपोषी कोशिका के अंदर ये क्या हो गए, पेनिट्रेशन हो गए। और पेनिट्रेशन यानी अंदर चले गए। और फिर सिंथेसिस ऑफ अर्ली प्रोटीन, यानी फिर प्रोटीन का क्या करने लगे, संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण होने के बाद रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए, यानी डीएनए ने क्या की, अपनी प्रतिकृति करना प्रारंभ की। और प्रतिकृति से इन्होंने क्या बना लिए, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के बाद ये कोशिका क्या हो जाएगी, यानी संपूर्ण कोशिका क्या कर लिया इन्होंने, पाचन कर लिया क्रोमोसोम वगैरह का। और फिर कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। कोशिका फटने के कारण ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, जिनके ऊपर क्या होगा, ये देखो दोस्तों, ये नहीं प्रोटेक्टिव कोट, यानी एक कैप्सिड का क्या पाया जाता है, आवरण। और इसके अंदर है वायरल क्रोमोसोम यानी डीएनए। नेक्स्ट है समायोजित विभोजी कणों का विमोचन, यानी एंडोलाइसिन एंजाइम समयोत्तर बने प्रोटीनों में लयनकारी के रूप में होता है। प्रोटीनों के अंदर किसके रूप में होगा, लयनकारी के रूप में होगा। एंडोलाइसिस की क्रिया से जीवाणु कोशिका भित्ति क्या हो जाएगी दोस्तों, फट जाएगी। और जिसे क्या कहेंगे, लयन कहते हैं। तथा लगभग 200 विभोजी कण प्रति कोशिका, यानी एक कोशिका से 200 विभोजी कण विमुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है
विभोजियों का आर्थिक महत्व। विभोजियों का आर्थिक महत्व दोस्तों इसमें है, संयत विभोजी जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ के प्राक्रमण में सहायक होता है। यानी संयत विभोजी यानी एक साथ बहुत से जो बैक्टीरियोफेज है उनका किसमें, जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में यानी प्राकरण के रूप में एक साथ ट्रांसमिट होने का क्या है, महत्व है। और दूसरा है, ये प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं का क्या कर लेते हैं, रोगजनक जीवाणुओं का लयन कर लेते हैं, रोगजनक जीवाणुओं का लयन कर लेते हैं। अतः इनका अपमार्जक के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण है गंगा नदी का पानी शुद्ध होना। यानी गंगा नदी का जो पानी है दोस्तों वो किसके कारण है, जीवा बैक्टीरियोफेज के कारण है। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जो रोग कारक जीवाणु है उन्हें क्या कर देता है, लयनित कर देता है, यानी उन्हें समाप्त कर देता है, जिससे गंगा जल का पानी आज भी क्या है दोस्तों, शुद्ध माना जाता है या शुद्ध है। वास्तविकता में भी बात यही है कि वो शुद्ध है। नेक्स्ट है आंतरिक सूक्ष्म जैविकी में लयनक संवर्धों का विकिरण सहसूचक के रूप में, यानी जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष सूक्ष्म जैविकी में यानी बैक्टीरियोफेज का किसके रूप में, विकिरण सूचकांक यानी रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में पता लगाने के लिए, यानी विकिरणों का पता लगाने के लिए बैक्टीरियोफेज का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। और लास्ट है प्रतिजैविकों के उत्पादन में विभोजी रुकावट पैदा करता है। यानी एक बार अपन कोई प्रतिजैविक तैयार कर रहे हैं तो उसकी रुकावट के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, बैक्टीरियोफेज की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जीवाणुओं की बारे में, और इसी के साथ ही ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।